Hello my dear students, today I will teach you 8th history chapter 3rd ruling the countryside. Previous video में मैं commercialization of plant यानी कि commercialization of agriculture के बारे में बताई थी। उसमें किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन करते हैं और उसके तहत इंडियन जो पीजेंट्स होते हैं उनको इंडिगो, कॉटन, टी, ओपियम और जूट प्लांट करने पर प्रेशर डालते हैं। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, इंडिगो के कल्टीवेशन का डिमांड किस प्रकार वर्ल्ड मार्केट में बढ़ती है और क्यों ब्रिटिशर्स यहाँ इंडियन एग्रीकल्चर जो कल्चरर थे यानी कि यहाँ के पीजेंट्स थे उनको फोर्स करते थे इंडिगो प्लांटेशन के लिए। तो कहता है बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड ऑफ इंडिगो ग्रू इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में 18th सेंचुरी के लास्ट में इंडिगो का डिमांड बहुत ही बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि क्लॉथ डाइड इन ब्रिटेन रिक्वायर्स लार्जर सप्लायर्स ऑफ इंडिगो, क्योंकि वहाँ के जो क्लॉथ डायर थे उनको इस इंडिगो की बहुत क्लॉथ में डाइंग करने के लिए बहुत ही जरूरत थी। इसीलिए ब्रिटिशर्स का ध्यान सबसे पहले, चूंकि हम लोग कॉलोनी बने हुए थे ब्रिटेन के, इसीलिए कॉलोनी बनने के चलते ब्रिटिशर्स का ध्यान हमारे इंडिया की तरफ जाता है। सो ब्रिटिशर्स either brought land or rented into from the जमींदार and produce indigo by employing hired labor। अब इसमें ब्रिटिशर्स जमींदार, क्योंकि यहाँ जमीन के जो ऑनर होते थे तो जमींदार होते थे और कहीं पे रैयत होते थे, कहीं पे महाल होते थे। तो उस रैयत से, महाल से या जमींदार से उस लैंड को हायर करते थे, रेंट पर लेते थे और रेंट पर लेने के बाद उस इंडिगो प्लांटेशन के लिए जो एम्प्लॉय होते थे, जो लेबर होते थे, लेबर को हायर किया जाता था और बाय फोर्सली किसी भी लैंड में इंडिगो का प्लांटेशन किया जाता था। आप प्रीवियस वीडियो से ही जान रहे हैं कि इंडिगो प्लांटेशन एक ऐसा ये प्लांट है कि जिस लैंड पे अगर एक बार इंडिगो का पौधा लग जाता है तो आप 2 साल या 3 साल उसमें जब इंडिगो आप उगा लेंगे, ग्रो कर लेंगे, तो फिर वो लैंड की जितनी भी फर्टिलिटी होती है वो गायब हो जाती है और वो लैंड एक बैरन लैंड में तब्दील हो जाता है, जिसके चलते इंडियन पीजेंट्स इस इंडिगो प्लांटेशन से बहुत ही भागते थे, क्योंकि इंडिगो तो लोग खा नहीं सकते थे। खाने के लिए तो इंडिगो प्लांटेशन के बाद उस पर मकई, गेहूं, धान इत्यादि जो क्रॉप्स होते थे उस सबको उगाना पड़ता था और इंडिगो प्लांटेशन के बाद कोई भी क्रॉप्स उस पर उगना मुश्किल था। एक तरह से वो एक बैरन लैंड में तब्दील हो जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ये जो इंडिगो प्लांटेशन ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रेशर दिया जाता था, लेकिन यहाँ के पीपुल जो खाएंगे, खाने पीने के लिए वो बार बार इंडिगो को प्लांट से वो भागते थे। इसीलिए खास करके कि बंगाल में जब फैमिन उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ के पीजेंट्स इस पर रिवोल्ट शुरू करते हैं और रिवोल्ट में लेबर के साथ भी वो लोग मिनिमम वेजेस दे करके काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क करवाते थे, जिसके चलते ये सब रिवोल्ट हुआ है। कुछ काउज में लिखी हूँ, जैसे द प्राइस दे गॉट फॉर देयर लेबर वाज वेरी लो, यानी कि उस पीजेंट्स में जो लेबर रैंक के जो होते थे उनको जितना वेजेस मिलनी चाहिए वो वेजेस बहुत ही कम मिलता था। जब वेजेस कम मिलता था तो वो अपने लाइवलीहुड के सामान को मेकअप करने या कुछ भी करने के लिए उनको कहीं से महाजन से या लैंड ऑनर से लोन लेना पड़ता था और वो एक लोन इस प्रकार साइकिल के रूप में चलता था जो कभी नेवर एंडिंग, यानी कभी वो लोन चुकता ही नहीं था। तो एक ब्रिटिशर्स का लैंड के लिए टैक्स देना पड़ता था और दूसरी मार इसकी लोन के लिए पड़ता था। तो कहीं इस प्रकार हम देखते हैं कि ये ब्रिटिशर्स पीजेंट्स की जो जितने भी उनके इनकम के जो सोर्स थे, सारे इनकम के सोर्स लगभग समाप्त कर दिए थे। बंगाल में बहुत ज़्यादा भूखमरी उत्पन्न हो गई, लोग खाने पीने की चीज़ों के लिए तरसने लगे। तो लोग अंत में क्या कर दिए,
इंडिगो फैक्ट्री पे भाला बरछा तीर कमान लेकर के उस पे अटैक करते हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट शुरू होता है। और इस रिवोल्ट के बारे में वहाँ के जो कुछ रिवोल्यूशनरीज लोग, जैसे कि कुछ साहित्यकार हैं, दीनबंधु मित्रा, जो एक नील दर्पण लिखे थे, इसमें नील्हे की कहानी थी जो बहुत ही उस समय की बहुत दर्दनाक कहानी दी हुई थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंडिगो कमीशन के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।